उसकी आवाज़ भारी थी, मगर उसने एक हल्की सी छार छिपी हुई थी। मैं ना उसकी खामोशी उस एक शब्द से और गहरी हो गई। हाजिर हूँ। उसने के नीचे बैठा करीब 40 साल का एक आदमी तुरंत खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर बहुत इज्जत के साथ जवाब दिया। उसकी कमर हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे सामने खड़े नहीं बल्कि सिंहासन पर बैठे परिवार के प्रमुख के सामने। काल कोठरी के सारे अरेंजमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ साफ साफ बताओ। धीरज जी की सख्त आंखें उस पर टिक गई। उन गहरी दूर तक सोचने वाली आंखों में एक पिता की ममता का नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ उस इंसान का आरोप था जो परिवार का एक मुखिया की सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठा हो, जिसका एक इशारा ही फैसला होता था। उस आदमी ने मन ही मन कड़वाहट के साथ एक हल्की सी स्माइल दी, जो उसके होठों तक तो आई पर आंखों तक नहीं पहुंची। वह धीरज का चौथा बेटा था। अगर मरे हुए भाई को छोड़ दे तो दूसरी पीढ़ी का सबसे छोटा, लेकिन अपने उस भाई के मुकाबले जो कलम और तलवार दोनों का उस्ताद था, वह खुद को हमेशा फीका महसूस करता था। वह काफ़ी एवरेज इंसान लगता था और यह बात वह जानता था कि परिवार प्रमुख उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। बदकिस्मती से काल कोठरी वाला कांड उसी की जिम्मेदारी के अंडर हुआ था। उसने हल्के से कांपते हुए हाथ से अपने माथे पर आया ठंडा पसीना पूछा और बोला, बॉस को रिपोर्ट कर रहा हूँ। उस दिन मैं कुछ जरूरी काम से विला से बाहर गया था और जब यह हादसा हुआ तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था। उस दिन काल कोठरी की रखवाली मेरे 3 जूनियर कर रहे थे। विला वापस आने के बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया किसी ने काल कोठरी के अंदर घुसपैठ की है। उसकी आवाज़ संभली हुई थी पर गले की नसें तन गई थी। भले ही काल कोठरी में घुसना एक बड़ा जुर्म था, पर असली मुसीबत वह जादुई जानवर था जिसे उस दिन वहाँ कैद किया गया था। वह बेहद कीमती बिस्ट था। उसे पकड़ने के लिए जटायु परिवार ने अपनी सैकड़ों टॉप लड़ाकों की कुर्बानी दी थी। धीरज के अलावा सिर्फ उसी आदमी को पता था कि उस दिन काल कोठरी में असल में क्या हुआ था। परिवार के प्रमुख ने सबको वानिया से पूछताछ करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया था कि वह किसी को मना की हुई जगह पर कदम रखा था। जिस चीज ने धीरज को असल में चौंका दिया वह कुछ ऐसा था जिसके जटायु परिवार में किसी को भी मेंबर को बुरी से बुरे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। क्या वे गार्ड्स यहाँ मौजूद हैं? धीरज ने शांत मगर सख्त आवाज में बोला। यह सुनते ही मेन हाउस में बैठे हर इंसान की सांसें जैसे अटक गई। सबको लग रहा था कि मामला सीधा उस दिन बेहोश या काल कोठरी में मिली थी। यह बात पक्की थी। सबको उम्मीद थी कि परिवार प्रमुख बस उसे सजा सुनाने के लिए आदेश देंगे, लेकिन अब लग रहा था धीरज जी इस कहानी को इस तरह से जानना चाहते थे। उनका यह रवैया थोड़ा अलग था। सबको अंदाजा हो गया कि निया की गलती सिर्फ मना किए गए एरिया में घुसने जितनी सिंपल नहीं थी। ठीक उसी पल शिवानी और आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी उंगली आपस में कस गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि धीरज इस मामले को इतनी आगे बढ़ाएंगे। उस दिन निया को काल कोठरी में घुसने के लिए बेवकूफ़ बनाने से पहले उन्होंने एक बहाना बनाकर उन 3 गार्ड्स को उनकी ड्यूटी से हटा दिया ताकि उस इडियट को अंदर जाने का मौका मिल सके। तो फिर परिवार प्रमुख उन 3 गार्ड से पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? अपने दादाजी की तेज अकल को जानते हुए वे समझ चुके थे इससे पहले कि वे 3 गार्ड उसकी पोल खोल लें। दादाजी साहिल पहले ही समझ गए होंगे कि इस पूरे कांड के पीछे असली दिमाग किसका। शिवानी और आरव का रोना निकलने को था। उनके गले सूख गए थे। उन्होंने अपने सबसे डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि काल कोठरी में घुसने जैसी छोटी सी बात परिवार के प्रमुख के लिए इतनी बड़ी हो जाएगी। उन्होंने मान लिया था कि निया को मुंह बंद करने की धमकी देने के बाद वो सुरक्षित है। किसी ने नहीं सोचा था कि धीरज जी खुद इस मामले में टांग अड़ाएंगे। उनके चेहरे से घमंड और अकड़ एक ही पल में गायब हो गई। वहाँ सिर्फ आंखों में साफ दिखता हुआ खौफ और डर था। निशा जो उनके सामने बैठा था, उसने अपने बच्चों की घबराहटों को हल्के से महसूस किया। उसकी भौहें तन गई, जबड़ा सख्त हो गया, पर उसने होठ भींचे और कुछ नहीं कहा। तभी वो 3 गार्ड जिनकी उस दिन काल कोठरी की रखवाली की ड्यूटी थी मेन हाउस के अंदर लाए गए। वे अंदर आते ही सिर झुकाकर आगे बढ़े। फिर धीरज के परिवार प्रमुख के सामने बहुत इज्जत के साथ घुटनों के बल बैठ गए। उनकी पेट सीधी थी पर कंधे तनाव से जमे हुए थे। वे पूछताछ का इंतजार कर रहे थे। मेन हाउस में खामोशी फिर से उतर आई। अब अगला शब्द परिवार प्रमुख का होगा। उस दिन आखिर हुआ क्या था? तुम तीनों ने किसी को काल कोठरी में ऐसे घुसने दिया जैसे तुम्हें रूल्स की कोई परवाह ही न हो। धीरज, यहाँ छोटे बेटे की बात हो रही है कि हिम्मत नहीं हुई कि वह पूछताछ जैसे छोटे काम के लिए प्रमुख को परेशान करे, इसलिए उसने खुद ही 3 गार्ड्स की क्लास लेनी शुरू कर दी।
उसकी आवाज़ ऊंची थी और उंगली सीधे गार्ड्स की तरफ उठी थी। वे तीनों गार्ड समझ चुके थे कि मामला उतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा। उनके चेहरे पर साफ तनाव झलक रहा था। वे और भी ज़्यादा सावधान होकर घुटनों को बल बैठ गए। हमने जानबूझकर 7वीं मिस को अंदर नहीं जाने दिया। जब 7वीं मिस चुपके से अंदर घुसी तब हम एंट्रेंस पर मौजूद नहीं थे। एक गार्ड ने डरते हुए सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। एंट्रेंस पर नहीं थे तो फिर तुम कहाँ थे? मुझे ये मत बताना कि तुम्हें पता नहीं कि काल कोठरी को रखवाली करते वक्त बिना किसी परमिशन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। धीरज ने गुस्से में गरजते हुए पूछा। उसके शब्दों के साथ उसका हाथ कुर्सी की बाह पर जोर से पड़ा। वह काल कोठरी जहाँ जादुई जानवरों को रखा जाता था। जटायु परिवार का नो एंट्री जोन था। गार्ड्स को न सिर्फ परिवार के लोगों को अंदर जाने से रोकना था बल्कि बाहर वालों से भी हिफाजत करनी थी जो वहां तबाही मचा सकते थे। गार्ड्स का अपनी पोस्ट छोड़कर जाना सीधी सीधी ड्यूटी में लापरवाही थी। गार्ड्स जानते थे कि उनका बचना मुश्किल है, इसलिए उनमें से एक झट से बोला, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन उस दिन 5वीं मिस शिवानी और छठे यंग मास्टर आरव को किसी ज़रूरी काम में हमारी मदद चाहिए थी, इसलिए हमें उसकी बात अधूरी रहेगी। जैसे यह नाम सामने आए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की गर्दन एक साथ घूमी। पलक झपकते ही सबकी नजरें शिवानी और आरव पर टिक गई। दोनों पहले से ही घबराए हुए थे। अब तो जैसे किसी ने कान के पास आकर धमाका कर दिया। उसके चेहरे पर साफ पैनिक था। शिवानी की उंगलियां उसके दुपट्टे के किनारे को कसकर पकड़े हुई थी और आरव के होठ सूखकर सफ़ेद पड़ गए थे। क्या ऐसा हुआ था? प्रमुख ने, जो अब तक शांत बैठे थे, अचानक पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी पर उसमें ऐसी ठंडक थी कि हॉल का तापमान जैसे गिर गया। उसकी पैनी नज़र सीधे उस पर घबराए हुए भाई बहन पर टिकी। दादाजी घबराहट के मारे शिवानी ने गार्ड की बात काटते की कोशिश की। उसके गले में आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आरव ने तो कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। वह बिना किसी डरे हुए शुतुरमुर्ग की तरह सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें छिप जाए। तभी आरव, यहाँ उसके पिता की बात हो रही है, जो अब तक चुप बैठे थे, धीरे से उठे। उन्होंने अपने कुर्ते की स्लीव्स ठीक करी, फिर बहुत तमीज़ से प्रमुख की तरफ झुककर बोले, प्रमुख को रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये दोनों बच्चे अगले महीने 16 साल के होने वाले, इसलिए पिछले कुछ समय में जादुई जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। उसी दिन ये दोनों भाई बहन कुछ पूछने गए थे, पर इत्तेफाक से वो विला में नहीं था। ऐसी सिचुएशन में उन्हें जो दिखा उससे मदद मांग ली और इसी चक्कर में गार्ड्स डिस्टर्ब हो गए। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था इसका फ़ायदा उठाकर काल कोठरी में कोई घुस जाएगा और इतनी बड़ी गलती कर देगा। मैं प्रमुख से गुजारिश करता हूँ कि उस घुसपैठिए को कड़ी से कड़ा सजा दी जाए। उसकी आवाज़ स्थिर थी। उन्होंने अपने बच्चों का बचाव भी किया और गलती की जिम्मेदारी से खुद को अलग भी कर दिया। शब्दों में वजन था। इसे सुनकर प्रमुख के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े। दूसरी तरफ शिवानी और आरव का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया था। उसे लगा था कि उसके पापा उन्हें इस मुसीबत से बचा लेंगे, पर उन्होंने तो उल्टा उसके लिए माफ़ी मांगकर सारा ठेकरा निया पर फोड़ दिया। एक पिता अपने ही बच्चों के खिलाफ जाकर उसूलों को ऊपर कैसे रख सकता है? हॉल में बैठे लोग आपस में नज़रें मिलाने लगे। जब सबने देखा कि उन्होंने परिवार में ज़्यादा उसूलों को अहमियत दी है तो कई लोगों ने ठंडी आ भरी। उसकी बातों पर काफ़ी हद तक यकीन कर लिया। मंथन ग्रह पर जब कोई बच्चा 16 साल का होता था तो एक स्पेशल सेरेमनी होती थी। वहाँ उन्हें अपना पहला जादुई जानवर मिलता था, इसलिए शिवानी और आरव की हरकत सबको जायज़ लगी। यह हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। उस दुनिया में शारीरिक साधना और तिलस्म इंसान की अपनी ताकत थी, जबकि एक जादुई जानवर उसका पार्टनर होता था जो लड़ाई में साथ देता। अगर कोई इंसान बैटल ओरा या मैजिक में बहुत टैलेंटेड नहीं होता तो उसे अपने पहले जादुई जानवर से बहुत उम्मीद होती थी। अगर वे किसी बहुत पावरफुल बिस्ट को कंट्रोल कर लेते तो उसकी ताकत के दम पर वे अपने से कई ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को भी धूल चटा सकते थे। अगर किसी की ओवरऑल ताकत को परसेंटेज में देखा जाए तो शारीरिक साधना और मैजिकल की पावर 40% होती थी, जबकि जादुई जानवर की मैजिकल बिस्ट की पावर 30%, बाकी बचा 30% उस वेपन्स हथियारों का होता था जो उनके पास होते थे। लेकिन उस ज़माने में वेपन्स बहुत कम मिलते थे, इसलिए इंसान की अपनी ताकत और उसके जादुई जानवर का हिस्सा 50-50% मान लिया जाता था। यही वजह थी कि अपनी पर्सनल ताकत के बाद एक पावरफुल जादुई जानवर को कंट्रोल करना हर किसी का सबसे बड़ा गोल बन गया। इसलिए जब निशा के पति ने अपनी सफाई दी तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई और सबने उसे मान लिया।
लेकिन वह एक ऐसा इंसान था जो उसकी बातों पर मन ही मन हंस रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि इस पूरे कांड की मेन कैरेक्टर थी, निया। वह चुपचाप खड़ी थी और हाथ सामने जोड़े हुए, शांत चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे ड्रामे में उससे कोई लेना देना ही नहीं हो, सिवाय इसके कि मीटिंग की शुरुआत में धीरज जी प्रमुख ने उसका नाम लिया था। किसी ने उम्मीद नहीं थी कि उन दो बिगड़ैल बच्चे शिवानी और आरव का नाम इसमें आएगा, बल्कि उनके पिता का एटीट्यूड सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। ऊपर से तो देखो ऐसा लग रहा था कि वे अपने ही बच्चों की पोल खोलकर उनके सामने काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, पर असल में इनका इरादा बहुत साथी था। वे चुपके से इस बात की गुंजाइश ही खत्म कर देना चाहते थे कि उनके बच्चों से निपटना इतना आसान नहीं होने वाला था। प्रमुख ने तुरंत उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी गहरी स्थिर नज़र उन दोनों भाई बहन पर डाली जो अपने पिता के पीछे खड़े थे। तीसरे अंकल की ये सच्चाई और सफाई वाकई तारीफ के काबिल है। अचानक मैन हाउस के अंदर कहीं से एक साफ और दमदार आवाज़ गूंजी। सबकी गर्दन एक साथ घूमी। बहुत ही हैंडसम नौजवान जिसका चेहरा सफ़ेद संगमरमर जैसा चमक रहा था अपने पिता के पीछे से आगे आए। उसके कदम नपे तुले थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उस गंभीर दिशा में देख रहे आदमी की तरफ देखा। वह नौजवान उन जुड़वा बच्चों से थोड़ा बड़ा और लुक्स के मामले में आरव से कहीं ज़्यादा आगे था। उसके बेमिसाल चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में गहराई और तेज छुपा हुआ था। उसे देखते ही निशा के पति की हल्की सी भौं सिकुड़ गई। उसके जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो गई। उन्होंने मन ही मन एक चुभन सी महसूस की। वो अर्नब था, जटायु परिवार की तीसरी पीढ़ी का सबसे पावरफुल मेंबर। वह अभी सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसकी शारीरिक साधना पहले ही छठे रैंक पर पहुंच चुकी थी। शारीरिक साधना और मैजिक के पहले 5 रैंक पार करना उतना मुश्किल नहीं था। वह तो बस सफ़र की ही शुरुआत थी। लेकिन जब कोई छठे रैंक तक पहुंच जाता है तब उसे अपनी ट्रेनिंग का असली रास्ता चुनना पड़ता है। छठे रैंक से ही मैजिक और शारीरिक साधना की राह 3 अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। छठे रैंक से पहले मैजिक सीखने वाले को ट्रेनी जादूगर और शारीरिक साधना करने वाले को ट्रेनी फाइटर कहा जाता है। छठे रैंक के बाद जादूगर यह चुन सकते थे कि उन्हें हमला करने वाला मैक्स बनना या रहस्यमयी श्राप देने वाला वारलॉक या फिर पवित्र शक्तियों वाला प्रेस्ट। वही शारीरिक साधना वाले यह चुन सकते थे कि उन्हें एक तगड़ा तलवारबाज बनना है या बहुत तेजी से वार करने वाला नाइट। इसके अलावा वो एक ऐसा तीर धनुष वाला तीरंदाज भी बन सकते थे जो हजारों मील दूर से किसी की भी जान ले ले। जहाँ तक कि अर्नब की बात थी, उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ट्रेनी फाइटर का लेवल पार कर लिया था और एक तलवारबाज बनने का रास्ता चुना था। सिर्फ 2 ही सालों में वह एक 3 स्टार तलवारबाज बन गया था। पिछले सैकड़ों सालों में जटायु परिवार में सिर्फ मरे हुए निया के पिताजी ही थे जिनके पास इतना डरावना टैलेंट था, पर बदकिस्मती से वे अपनी जवानी पूरी तरह भी नहीं जी पाए थे। और आज यह अर्नब आसमान में चमकने वाला सूरज की तरह था। जटायु परिवार की यंग जनरेशन में नंबर 1। मैन हाउस में खड़े कई लोगों की आंखों में उसके लिए गर्व साफ झलक रहा था। निया ने भी पहली बार हल्के से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में कस गई, क्योंकि अगर अर्नब ने खुलकर बोलना शुरू किया तो आज यह सुनवाई सिर्फ एक सजा तक पर ख़त्म नहीं होगी। यह आने वाले तूफान की पहली आहट बन सकती थी।